राजा की बातें सुनकर छोटी रानी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह महल से बाहर चली गई और एक कोने में बैठकर रोने लगी। इस घटना के बाद महल में उसका जीवन बहुत कठिन हो गया। बड़ी रानी और अन्य रानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। उसे महल की दासियों से भी अधिक काम दिया जाता था। उसे महल की सफाई करने के लिए मजबूर किया जाता था। छोटी रानी बहुत दुखी हो गई और समय के साथ उसका दुहक बढ़ता गया। वह जानती थी कि वह वास्तव में गर्भवती है, लेकिन उसके पास अपनी गर्भावस्था को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। वह सोचती थी कि उसके बच्चे का क्या हुआ। कई बार वह मन में सोचती थी कि उसे महल छोड़कर अपने गांव चले जाना चाहिए और फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीनी चाहिए, लेकिन फिर उसने यह सोचकर अपना विचार बदल दिया कि गांव वाले उसके रानी बनने के बाद बहुत खुश हैं। उसे लगा कि अगर वह अब गांव लौट गई तो वह अपनी दुख भरी कहानी किसे बताएगी। समय इसी तरह बीतता गया। बहुत समय के बाद एक दिन राजा दरबार में बैठे थे और अपने राज कार्य में व्यस्त थे। उसी समय एक व्यक्ति राजा के पास आया और उसने बताया कि मनसा खुदा गांव के प्रधान जी उनसे मिलना चाहते हैं। राजा ने प्रधान को दरबार में आने का आदेश दिया। मनसा खुदा गांव के प्रधान राजा के पास आए और उनका आदर पूर्वक अभिवादन किया। राजा ने पूछा, प्रधान जी क्या बात है, आपका समय क्या है? प्रधान जी ने उत्तर दिया, महाराज हमारे गांव में एक अजीब घटना घटी है जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। राजा ने पूछा, कैसी घटना घटी है, हमें बताओ। प्रधान जी कहने लगे, महाराज हमारा गांव एक जंगल के पास बसा है। वहाँ बहुत से पेड़ पौधे उगते हैं, लेकिन हाल ही में हम सभी ने एक अजीब घटना देखी है। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एक जगह बांस के पौधे और चंपा के फूल से बने पौधे उगाए हैं। ये पौधे अपने आप उगाए हैं और इन्हें किसी ने नहीं लगाया है। पहले तो हम सभी ने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन अब हम इस पर सोचने पर मजबूर हो गए हैं। धन जी ने आगे कहा, महाराज ये बांस के पौधे इस चंपा के पौधे के चारों ओर ऐसे उग रहे हैं जैसे कि वे उस पौधे के चारों ओर उग रहे हों। पौधे की सुरक्षा के लिए पेड़ को घेर दिया गया है। यह बहुत ही अजीब लग रहा है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि चंपा के पौधे के फूलों को हथौड़े से तोड़ा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो फूल अपने आप ही आसमान की ओर उड़ जाते हैं। रामधन की बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। ये सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। राजा नेवी ने नेवी से पूछा, ये कैसे संभव हो सकता है? पौधे मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकते हैं? फिर उन्होंने धान से पूछा, अच्छा ये बताओ कि क्या वे पौधे आपस में बात करते हैं? गाँव के मुखिया ने झुककर उत्तर दिया, महाराज जब कोई चंपा के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो चंपा का पौधा पुकारता है, बांस भाई ये गांव वाले फूल तोड़ने आए हैं, ये फूल दे दूं या भड़क जाऊं? इसके बाद बांस का पौधा पुकारता है, नहीं बहन आसमान में जाओ। और फिर कुछ ही समय में चंपा के पौधे की शाखाएं इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति अवाक रह जाए। गांव के मुखिया ने आगे कहा, गांव के लोगों ने फूलों को तोड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि दूसरे गांवों के लोगों और राहगीरों ने भी कोशिश की, लेकिन कोई भी अपने हाथों से चंपा का फूल नहीं तोड़ सका। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हर सुबह सुगंधित चंपा के फूल जमीन पर बिखरे मिलते थे। अब गांव वाले इस चमकते पौधे को आकाश चंपा कहने लगे थे। यह सब सुनकर राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, मंत्री जी आप स्वयं वहां जाकर देखें कि यह किस प्रकार का पौधा है। हम इस घटना का पूरा विवरण जानना चाहते हैं। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जो भी आए महाराज मैं स्वयं जाकर इस रहस्य का पता लगाऊंगा। इसके बाद मंत्री किसान के साथ दरबार से बाहर चला गया। राजा और दरबार में बैठे सभी लोग इस अनोखी घटना पर चर्चा करने लगे। कुछ लोग इसे दैवीय चमत्कार मान रहे थे तो कुछ इस पर संदेह कर रहे थे। जब मंत्री किसान के साथ गांव में पहुंचा तो वहां पहले से ही गांव के लोग एकत्र थे। सुबह का समय था और चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। जब मंत्री और किसान आकाश चंपा के पौधे के पास पहुंचे तो एक अद्भुत सुगंध ने उनका स्वागत किया। चंपा के फूल की मनमोहक खुशबू ने वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मंत्री ने ध्यान से देखा और ठीक वैसे ही जैसे किसान ने कहा था, उसने देखा कि फूल चमक रहे थे। चंपा का पौधा बीच में था और उसके चारों ओर ऊंचे बांस के पौधे थे। चंपा की शाखाएं इतनी छोटी थीं कि मंत्री उन्हें आसानी से छू सकते थे। फूल भी उनकी पहुंच में थे। पौधे के चारों ओर जमीन पर सुगंधित फूल बिखरे हुए थे। मंत्री चंपा के फूल की खुशबू से मोहित हो गया और जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक सभी ने एक साधारण मानवीय आवाज सुनी। यह आवाज चंपा के पौधे से आ रही थी, जिसे सुनकर मंत्री का हाथ हट गया। वह अवाक रह गया। उसके सामने जो कुछ हो रहा था वह उसके लिए अविश्वसनीय था। चंपा का पौधा बोला, अरे बांस के पौधे से आवाज आई।
हाँ चंपा बहन। तब चंपा का पौधा बोला, हमारा मंत्री फूल तोड़ने आया है, मैं तोड़ दूं या उत्तेजित हो जाऊं? ये सुनते ही बांस के पौधे से आवाज आई, नहीं चंपा बहन, आकाश में जाओ। मंत्री वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने चंपा की शाखाएं इतनी ऊंची उठ गईं कि अब वह किसी भी तरह उन तक नहीं पहुंच सकता था। लंबी छड़ी से भी फूल तोड़ना असंभव हो गया। तभी बांस के पौधे से एक और आवाज आई, यह मंत्री हैं जिन पर हमारी माँ की देखभाल की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए उनके सामने मत झुकना और उन्हें एक भी फूल छूने मत देना। ये सुनकर मंत्री हैरान रह गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभाया। वह रानी राजलमी की देखभाल के प्रति लापरवाह रहे थे। वह दिन में एक बार उनका हालचाल पूछने जाते थे, लेकिन गर्भावस्था के अंतिम दिनों में उनकी आवश्यक देखभाल नहीं करते थे। अब उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या रानी को सचमुच कुछ हो गया था या फिर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? मंत्री ने पौधों से पूछा, बताओ मुझसे क्या गलती हुई है और मैं इस गलती का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। पौधे अब पूरी तरह से चुप हो गए थे। मंत्री ने बार बार सवाल पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चंपा के पेड़ की शाखाएं अभी भी ऊंची थीं और मंत्री असमंजस में खड़े रहे। अंत में मंत्री ने निराश होकर गांव वालों से कहा, मैं यह बात राजा को जरूर बताऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब उन्हें यह रहस्य पता चलेगा तो वे स्वयं यहाँ आकर सच्चाई का पता लगा लेंगे। इसके बाद मंत्री राजधानी लौट आया और महल में राजा को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उसने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि महल में कोई गहरी साजिश रची गई थी। आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। भाई, चंपा और बांस के पौधे ने मुझे यह एहसास करा दिया है। हमें जानना होगा कि वास्तव में क्या हुआ था। राजा गंभीर हो गए और मंत्री की बात सुनने लगे। फिर उन्होंने तय किया, ठीक है, हम खुद वहां जाएंगे और अपनी रानी को भी साथ ले जाएंगे। हमें सब कुछ अपनी आंखों से देखना होगा। मंत्री थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने प्रार्थना की, महाराज, यदि आप चाहें तो रानी का सामना न करें, पर कृपया इसे अपने साथ ले जाइए। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें कोई बड़ी साजिश शामिल है। माँ अनजाने में ही इस भाग्य की भागीदार बन गई। शायद चंपा और बांस के पौधे हमें सच्चाई बता दें। राजा की बात समझकर उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम इसे साथ ले चलेंगे। चलो चलते हैं, लेकिन इतना सावधान रहना कि वह मेरी नजरों के सामने न आए। इस तरह राजा और मंत्री के बीच आकाश छंपा जाने का दिन और समय तय हो गया। राजा और मंत्री के वहां जाने की तैयारियां होने लगी। निश्चित दिन और निश्चित समय पर राजा और उनकी रानी मिलकर आकाश चंपा का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। मेरे आगे राजा, उनकी रानी और पीछे 5 रानियों के रथ थे। उनके साथ उनकी कई वरिष्ठ सदस्य भी थीं। राजा की आज्ञा के अनुसार छोटी रानी राजलमी को दासी के साथ जाना था, लेकिन मंत्री ने उसे जाने से रोक दिया। युवथा अपने परिवार के साथ आई थी और परुसेमान के साथ रथ पर यात्रा कर रही थी। प्रियजनों के साथ उनके साथ जाना सुनिश्चित करें। कहीं न कहीं मंत्री को अभी भी अपनी गलती का पछतावा हो रहा था कि उसने गर्भवती महिला और रानी की उचित देखभाल नहीं की और उसने रानी के लिए उचित व्यवस्था नहीं की। उसे पूरा यकीन था कि रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उसे धोखा दिया गया है। सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके साथ ही छोटी रानी महल में किसी गहरे षड्यंत्र का शिकार हो गई थी। राजा का काफिला गांव की ओर बढ़ा और गांव के पास आ गया। उन्होंने गांव की सीमा पर जंगल के बाहर डेरा डाल दिया। गांव के लोगों ने राज परिवार के लोगों का स्वागत किया। अगले दिन सुबह यह काफिला आकाश चंपा पहुंचा और सभी लोग उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। आज भी आकाश चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनसे निकलती सुखद सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। वहां मौजूद सभी लोग चंपा की खुशबू से मंत्रमुग्ध थे। अब राजा भी आकाश चंपा का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। सभी 6 रानियां राजा के पास बैठी थीं। सभी रानियां चंपा के फूलों की खुशबू से मोहित थीं, लेकिन सबसे छोटी रानी राजलमी राजा के पास नहीं बैठी थी और मंत्री की पत्नी के साथ थी। तब मुख्य रानी ने राजा से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ फूल ले लूं। राजा ने सहजता से कहा, रानी सही है ना, फूल तो तुम खुद ही तोड़ सकती हो। ये सुनकर दूसरी रानी बोली, महाराज, मैं भी कुछ फूल खरीदना चाहती हूँ। उनकी खुशबू इतनी मनमोहक है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी फूल तोड़ सकती हूँ। तीसरी रानी ने भी अनुरोध किया। यह शुरू हुआ। राजा ने देखा कि सभी रानियां फूल चनू के बारे में चिंतित हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया। लेकिन राजा ने सबसे पहले 6ठे महीने की रानी को एक फूल चुनने का अवसर दिया और रानी से कहा, यह सबसे छोटा है, इसीलिए चलो पहले फूल चुनकर ले आओ। रानी ने राजा की बात पर सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, आप पहले जाइए। 6ठ रानी फूल के पास गईं और जैसे ही उन्होंने चंपा का फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक आवाज आई, रानी जी,
कृपया हट जाइए, आप हमारी अनुमति के बिना हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। यह सुनकर रानी के हाथ जम गए। यह सुनकर आसपास बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तभी चंपा के पौधे ने बांस के पौधे से कहा, बांस भाई, हमारी छोटी माँ हमारे फूल तोड़ने आई है, क्या मैं भड़क जाऊं आकाश? बांस के पौधे से आवाज आई, नहीं बहन चंपा, नीचे उतर जाओ आकाश, ये तुम्हारे छूने के लिए भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इसने हमारी माँ के साथ अन्याय किया था? इनके लिए मत झुको बहन। ऐसा कहते ही चंपा की शाखाएं ऊपर उठकर आसमान को छूने लगेंगी। छोटी रानी उदास होकर लौट आई और अपनी जगह पर बैठ गई। इसी तरह 5वीं, 4थी, 3री और 10वीं रानी ने भी कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहीं और हार मान ली। अब सबसे बड़ी रानी आगे आई। फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले उसने कहा, सब सुनो, मैं इस राय की रानी हूँ, महाराज की रानी। इस राय में जो भी है वह पहले मुझे पता है या फिर मेरी अनुमति से किसी और को दिया जाता है। इसलिए बंधु, अपनी शाखा को नीचे झुकाओ और मेरे साथ चलो, मुझे अपने फूल चुनने दो। चंपा की शाखा से आवाज आई, भाई बांस, हमारी सौतेली माँ हमें आदेश दे रही है, हमें क्या करना चाहिए? बांस के पौधे ने उत्तर दिया, नहीं बहन, हमें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। यह इस मत की रानी है, कर सकती है, लेकिन हम उनके अधीन नहीं हैं। हमारा अपने उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने का कोई इरादा नहीं है। और या तो क्या तुम्हें याद नहीं है कि सब कुछ उसके आदेश पर हुआ था? इनके कारण हमारी माँ को सबसे अधिक कष्ट हुआ, गिर गई। उसने हमें वनवास भेजकर हमारी मृत्यु सुनिश्चित करने की साजिश रची थी। वह रानी कहलाने के भी लायक नहीं है। रानी और रानी लोगों की माँ है, इसलिए पारू के पास जाओ, उन्हें अपने बच्चों की तरह मानते हैं। लेकिन मुझे भी माँ होने का कर्तव्य पसंद नहीं था। ये तो बस हम हैं। अरे, योजनाएं बनाते रहो। तो बहन, तुम ये फूल उनके हाथों में कैसे दे सकती हो? नहीं, तुम झुकना मत, तुम आकाश में ही रहो और इसे अपने पास मत आने दो। सबके सामने यह सुनकर रानी का सिर शर्म से झुक गया। सभी दरबारी, ग्रामीण और राय के लोग यह सब देख रहे थे। रानी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, लेकिन समय बीत चुका था। अपने इस अपमान से उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वह इस पौधे को दंड भी नहीं दे सकती थी। वह बांस और चंपा के पौधों को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी, लेकिन वह विवश थी, इसलिए वह चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गई। अब चंपा की शाखाएं पहले की तरह अपनी सामान्य ऊंचाई पर आ गईं। अब राजा स्वयं उठकर फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जब वे चंपा के पौधे के पास गए और फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तो चंपा के पौधे से आवाज आई, नहीं नहीं महाराज, आप ऐसी गलती कभी न करें। मैं आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए अपने भाई से अनुमति नहीं लूंगा। यदि मेरा भाई अनुमति दे भी दे तो मैं आपके हाथ में नहीं आऊंगा। इसलिए आप अपने हाथ पीछे रखें और मन ही मन फूल तोड़ने का निश्चय करें। राजा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंपा ने उन्हें रोकने के लिए अपने भाई से भी अनुमति नहीं ली और बिना अनुमति के उन्हें रोक दिया। उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूँ, बताइए, जब मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानता हूँ और उनका अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखता हूँ। मैंने कभी किसी प्राणी को कष्ट पहुँचाने के बारे में नहीं सोचा। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बार चंपा के पौधे से आवाज आई, तुम अपनी माँ को अपनी संतान मानते हो, पर दूसरों की कही बात पर ही विश्वास करते हो। तुम स्वयं कभी सत्य जानने का प्रयास नहीं करते। तुम अपनी माँ को अपनी संतान मानते हो, पर कभी अपने बच्चे के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते। तुम कभी यह जानने का प्रयास नहीं करते कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, कैसा है। तुम ही बताओ महाराज, क्या तुमने कभी यह सब जानने का प्रयास किया? तुम अपने राज्य की रक्षा की बात करते हो, पर तुम अपनी गर्भवती पत्नी की रक्षा नहीं कर सके। तुमने एक शची स्त्री पर विश्वास नहीं किया और उसे दासी बना दिया, उसे धोखेबाज कह दिया। इस तरह तुम भी मेरी मृत्यु के भागीदार बन गए। महाराज, जब तुम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके तो किसी और की रक्षा कैसे करोगे? तब राजा ने पूछा, तो अब कोई तुम्हारा फूल नहीं तोड़ पाएगा। चंपा का पौधा बोला, तुम्हें यह जानने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम वापस जाओ और अपने राज्य की रक्षा करो, युद्ध लड़ो। तुम्हारे बच्चे हैं, पर तुम अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सके, इसलिए वह असहाय हो गया। अब उनके पास कोई शब्द नहीं थे। वे चुपचाप आकर अपने स्थान पर बैठ गए। अब मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम छोटी रानी राजलनी को एक बार चंपा के पौधे के पास फूल तोड़ने के लिए भेज सकते हैं? राजा कुछ कहने ही वाले थे कि रानी नेति खेवर बोली, मंत्री जी, जो फूल राजा स्वयं नहीं तोड़ सके, वे इस धोखेबाज के हाथों से कैसे टूटेंगे? मंत्री ने राजा की ओर तीखी निगाह से देखा। अब तक चंपा के पौधे के साथ जो कुछ भी हुआ था, उससे राजा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया था। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच रानी राजलमी के साथ कोई षड्यंत्र रचा गया है। उसने अपने संदेह दूर करने का निश्चय किया और मंत्री को अनुमति दे दी। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी,
कृपया रानी राजालमी को चंपा के पौधे के पास ले चलो। मंत्री रानी के पास गया और बोला, रानी जी, कृपया एक बार फूल तोड़ने का प्रयास करें। रानी अपने आसन से उठी और चंपा के पौधे को देखते हुए बोली, मंत्री जी, इसके फूल बहुत ऊंचे स्थान पर हैं, मेरे हाथ वहां कैसे पहुंचेंगे? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, कम से कम कोशिश तो करो। बहुत से लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी फूल नहीं तोड़ पाया। तुमने अभी देखा कि राजा भी फूल नहीं तोड़ पाया। अगर तुम भी फूल नहीं तोड़ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम जाकर कोशिश तो करो। मंत्री की बात सुनकर रानी ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे चपाती के पौधे के पास पहुंची। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर बड़े ध्यान से पौधे के तने को छुआ। वह उसे अपने हाथ से सहलाने लगी। रानी को ऐसा लगा जैसे उस पौधे को छूने से मुझे एक अजीब सी खुशबू आ रही हो। उसके दिल में एक असीम खुशी की अनुभूति होने लगी। वह धीरे धीरे पौधे को सहला रही थी। तभी अचानक चंपा के पौधे से कंपन महसूस हुआ और एक भावुक आवाज आई, अरे बांस। उस आवाज में कंपन था, जैसे कोई रो रहा हो। बांस ने तुरंत उत्तर दिया, क्या हुआ बहन चंपा, तुम रो रही हो? चंपा ने रोते हुए कहा, हाँ भाई, हमारी माँ हमारे पास आई है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से छुआ है। यह स्पर्श इतना कोमल, इतना मधुर है कि मैं खुशी से अभिभूत हूँ। मेरा हृदय भावनाओं से भर गया है। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। बांस के पौधे ने प्रेम से कहा, तो बहन, अब तुम क्या करना चाहती हो? चंपा ने भावकुमार से कहा, भाई, मैं अपने सारे फूल अपनी माँ के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। ये सुनकर आसपास खड़े सभी बांस के पौधे एक स्वर में बोले, हाँ हाँ बहन चंपा, जो तुम्हारा दिल कह रहा है वही करो। माँ के चरण बहुत महत्वपूर्ण है, उनके चरण छुओ। सभी ने अपनी आंखों के सामने देखा कि चंपा की ऊंची शाखाएं धीरे धीरे झुकने लगीं। जल्द ही वे पूरी तरह झुक गईं और रानी राजालमी के चरणों को छू लिया। चंपा के फूलों की वर्षा हुई और कुछ ही क्षणों में मरणी के सिर से लेकर चोटी तक चंपा के फूल खिल गए। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चंपा की शाखा को प्रेम से सहलाने लगी। उसके अंदर प्रेम, चाहत और स्नेह था। यह देख वहां उपस्थित राजा के कर्मचारी, दरबारी और ग्रामीण भावुक हो गए। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा भी यह सब देखकर दंग रह गया। उसने आगे बढ़कर चंपा के पौधे से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम कोई देवता हो? क्या तुम मानव लोक से आए प्राणी हो या किसी दूसरी दुनिया से आए हो? तुमने अब तक किसी को अपने फूल को छूने नहीं दिया। लेकिन राजा की बात अधूरी ही रही। पूरे वातावरण में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी और रानी चंपा की शाखा को हाथों में पकड़कर सहलाते हुए आंसू बहा रही थी। रानी राजलमी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देख सभी राजा, अधिकारी, सभा के सदस्य और ग्रामीण भावुक हो गए। राजा ने खड़े होकर पौधे से पूछा, बताओ तुम कौन हो? तुम देवता हो, मनुष्य हो या किसी दूसरी दुनिया से आए प्राणी हो? तुमने कभी किसी को अपने फूल को छूने नहीं दिया, पर अब तुम छोटी रानी को गोद में उठाकर उस पर फूल बरसा रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण है? बताओ, मैं इस बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ। इस बार चंपा बोली, राजन, मैं और ये 6 बांस आपकी और छोटी रानी की संतान है। हम 7 भाई बहन एक साथ पैदा हुए थे। 6 बड़े भाई थे और मैं सबसे छोटी बहन थी। हमारे जन्म के समय हमारी माँ को प्रसव पीड़ा बहुत हुई थी। जब मेरी माँ ने आपकी मुख्य रानी और इस राज्य की रानी से मदद करने का अनुरोध किया, तो मुख्य रानी ने मेरी माँ को अपना सिर नीचे करके एक कमरे में खड़े होने के लिए कहा। वह कमरा बहुत ऊंचा था। ऊंचाई के कारण मेरी माँ ने अपना सिर घड़े में डालने की कोशिश की, जहाँ उन्हें पीने के पानी के लिए रखा गया था। लेकिन चूंकि घड़े का मुंह छोटा था, इसलिए उनका सिर अंदर नहीं गया, बल्कि वे अपना सिर घड़े पर ही रखकर दर्द से तड़पती रहीं। उनकी परेशानी देखने के बाद भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। भगवान की कृपा से हम 7 भाई बहन उसी हालत में जम गए। रानी ने सोचा था कि अगर हमारी माँ ने अपना सिर कक्ष में रखा तो हम ऊंचाई से जम जाएंगे और ऊंचाई से गिरने के कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ और हम सभी जीवित रहे। लेकिन माँ उसी हालत में दर्द के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। तब रानी ने एक दाई को बुलाया। रानी ने दाई को धन का लालच देकर कहा कि तुम हमें मारकर जंगल की जमीन में गाड़ दो। दाई को भेजने के बाद उसने कुछ ईंट पत्थर के टुकड़े हमारी माँ के पास रख दिए, जिससे हमारी माँ को कभी पता नहीं चला कि हमने जमीन ले ली है। उसे कभी समझ नहीं आया कि उसके बचे हुए लोग कहाँ जाएंगे। तुमने भी दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया और मुझे धोखेबाज कह दिया। इसके बाद राजा ने उनसे पूछा कि जब दाई ने तुम लोगों को मारकर जमीन में गाड़ दिया तो तुम पौधे कैसे बन गए? इस पर चंपा ने कहा, महाराज, भगवान की संतान बड़ी विचित्र होती है। जब दाई हमला करने आई तो अचानक तेज तूफान आया। दाई हमें मारकर महल के बगीचे में गाड़ना चाहती थी, लेकिन वह इस जंगल में भाग गई क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे ऐसा करते हुए देख न ले। जब वह यहाँ आकर कुदाल से मिट्टी खोद रही थी तो परियों की रानी आकाश मार्ग से अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घूमने आ रही थी। जब उसकी नजर हम पर पड़ी
तो उसने हमें उठा लिया और उसकी शक्ति के प्रभाव से बहुत तेज तूफान शुरू हो गया। दाई हमें खोजती रही। जब वह हमें नहीं पा सकी तो उसने सोचा कि शायद हम भयंकर तूफान में उड़ गए हैं। इसलिए उसने महल में जाकर रानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मार डाला है और जमीन के नीचे दफना दिया है, क्योंकि उसे डर था कि रानी सच्चाई जानने के बाद उसे मरवा देगी। दाई के चले जाने के बाद पर्याय की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस बना दिया और मुझे 56 फूल का पौधा बना दिया। उसकी कृपा से हमें सारी बातें याद रहती हैं और हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं और उनके अनुसार व्यवहार कर पाते हैं और मनुष्य की आवाज में बोल पाते हैं। वह बोली, महाराज, हम अपने मूल स्वरूप में आ सकते हैं यदि हमारी माता प्रत्येक बांस से एक एक प्याला तथा मेरे पौधे से एक प्याला पी ले, फिर इन 7 पत्तों का एक घेरा बनाकर परिलोक की रानी से उसका नाम लेकर प्रार्थना करे तथा कहे कि हे रानी, कृपया मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, तब हम सब अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। उसकी बातें सुनकर रानी राजलमी ने प्रत्येक बांस तथा चंपा के पौधे से एक एक पत्ता तथा एक एक गेंद तोड़ी तथा उनके सामने बैठकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, परंतु आपकी कृपा को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, इतने दिनों तक मेरे बच्चे का पालन पोषण किया है, अब कृपया इसे मेरी गोद में दे दीजिए। माता रानी, मेरे बच्चे को मुझे ला दीजिए। माता, तब मुझे आश्चर्य हुआ। क्षण भर में बांस का पौधा तथा चंपा का पौधा अदृश्य हो गया। वहाँ लगभग 5 वर्ष की आयु के 6 लड़के तथा एक लड़की अचानक प्रकट हुए। तब रानी तथा राजा ने आगे आकर सभी बच्चों को गले लगा लिया। रानी राजलमी का रोना बंद नहीं हो रहा था, वह रोती जा रही थी। राजा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। गांव के लोग, सभासद, सभी रानियां एकदम खामोशी से यह सब देख रही थी। कुछ देर बाद जब राजा को होश आया तो उसने वहीं अपना दरबार लगाया और गांव के दरबार में सबसे पहले आदेश दिया कि सभी 6 रानियां रानी बनने के योग्य नहीं हैं, इसलिए आज से और अभी से मैं इनका त्याग करता हूँ। मैं छोटी रानी राजलमी से इतने दिनों तक उसे जो कष्ट सहने पड़े उसके लिए क्षमा मांगता हूँ और उसे अपनी अर्धांगिनी बनाता हूँ। बाकी सभी 6 रानियों को राजकुमार और राजकुमारी की हत्या का षड्यंत्र रचने का दोषी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। राजा ने अपने मुख्यमंत्री से कहा, मंत्री, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाना चाहिए। रानी राजलमी, जो अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी, अचानक सिर उठाकर बोली, महाराज, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे वापस मिल गए हैं। मैं इस खुशी के दिन किसी को भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहती, इसलिए कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि बड़ी रानियों को मृत्यु दंड न दिया जाए, अन्यथा उनका अपराध हमेशा हमारे बच्चों, हमारे राज्य और हमारे राज्य की प्रजा पर अभिशाप की तरह रहेगा। इसलिए महाराज, कृपया उन सभी को क्षमा करें। राजा ने कहा, रानी, आपका हृदय बहुत बड़ा है, इसमें सभी के लिए क्षमा है, लेकिन अपराधी अपने आचरण से दूसरों के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर देते हैं, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके अनुरोध पर मैं उनकी सजा को थोड़ा कम कर रहा हूँ और इसे आजीवन कारावास में बदल रहा हूँ। जब तक वे जीवित हैं वे जेल में ही रहेंगे। जेल में उन्हें दिन में एक बार भोजन मिलेगा, लेकिन उन्हें एक पल के लिए भी जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यही उनकी सजा होगी। इसके बाद राजा और रानी राजलमी ने सभी गांव वालों को अपनी तरफ से बहुत सारे उपहार दिए और सभी मंत्रियों और दासों के साथ राजधानी लौट आए। जब वे पहुंचे तब तक दृश्य बदल चुका था। राजा के साथ रथमरणी राजलमी, उसके साथ बचे हुए लोग उस रथ पर सवार थे और 6 रानियां यमबंध के रूप में योद्धाओं के बीच पैदल चल रही थीं। वह चल रही थी। फिर महल में पहुंचने पर 6 की 6 रानियां कैद थीं। राजा रानी राजलम्मी के साथ सखू परबुकरवा के 7 बच्चे हुए और वह राय की प्रजा का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। रानी राजलम्मी के दिन भगवान की कृपा से वह फिर से वापस आ गया। अब राय की सभी प्रजा के जीवन में खुशियां हैं। महोदय, इसीलिए आपने कहावत में सुना होगा कि भगवान कहते हैं कि हमेशा अच्छे के साथ अच्छा होता है, लेकिन क्रूर लोगों के साथ हमेशा हिंसा होती है, जैसा कि आपने इस कहानी में देखा है। महोदय, यह थी चंपा के फूल की कहानी जो इस कहानी में बताई गई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में बॉस महेर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी पर बेल आइकन दबाएं, ताकि आप सभी प्राचीन कहानियों और कथाओं को सबसे पहले जान सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।